फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह एपिसोड विशेष करके वैसे प्रशिक्षुओं के लिए है जो 2022-24 सत्र में डीएलएड कर रहे हैं और उनके प्रथम वर्ष की परीक्षा 2023 में होने वाली है। जैसा अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जानकारी होगी कि मैं लगातार बीएड के फर्स्ट ईयर के मुख्य प्रश्न के बाद डीएलएड फर्स्ट ईयर के मुख्य प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि बच्चों की जो होने वाली परीक्षाएं हैं, प्रशिक्षुओं की होने वाली जो प्रथम वर्ष की परीक्षा है, उसमें उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जिससे उनका पेपर अच्छा जा सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं F9 का जो हमारा पेपर है डीएलएड फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और उसके बाद होगा प्रोफिशिएंसी इन हिंदी अर्थात हिंदी का शिक्षा शास्त्र और गणित का शिक्षा शास्त्र। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे पुनः एक बार गुजारिश है कि आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि रोजगार और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो कुछ भी सूचना हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि पुराने दर्शक हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स हमारे मनोबल को आगे बढ़ाता है, जिससे कि हम नया कुछ लेकर के आपके सामने आपके लिए उपस्थित होते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने काम की बात पर आते हैं कि F9 का जो हमारा यह पेपर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यह 2 घंटे का पेपर होता है तथा इसमें 35 नंबर के फुल मार्क्स होते हैं। 15 नंबर के असाइनमेंट होंगे और जो आपके बाकी के पेपर होते हैं वह भी इसी प्रकार से हैं। F4 के बाद जो भी पेपर हैं सभी 35 नंबर के हैं और असाइनमेंट 15 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर के 50 नंबर के यह पेपर होते हैं। यह 2 सेक्शन में बटा हुआ है। फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं और सेकेंड सेक्शन अर्थात सेक्शन बी जो है वह लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग 10 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। अर्थात सेक्शन ए में 25 नंबर के 5 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 10 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होने के कारण 75 से 100 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं तथा लॉन्ग टाइप आंसर जो होंगे उसमें 200 से 250 शब्दों में इसके उत्तर लिखे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपको निश्चित रूप से सराहनीय होगा और आपके लिए अनुकरणीय भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूँ तो है इंग्लिश का यह पेपर, लेकिन मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कारण कि मैं जहाँ तक समझता हूँ डीएलएड के जो छात्र छात्राएँ होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। यदि उनको ज़्यादा मैं इंग्लिश में बताऊँगा तो मुख्य बात को न समझते हुए इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस पर ज़्यादा अपने विचार को न रखते हुए इंग्लिश में इस बात को समझें और इस बात को देखें। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चीज़ को कृपया ध्यान से देखें जो आपको समझाया जा रहा है विशेष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। इसी को दूसरे ढंग से भी पूछा जाता है कि राइट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। राइट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। और भी तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है जो आपके सामने है। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। या यूँ कहें कि फिर से आपको एक बार बताता हूँ, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है। डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द सिविलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। Discuss the role of language in the socialization of a child. How do the different context and setting impact language acquisition?
फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का यह आखिरी पैटर्न है। डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। हाउ डू द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग इम्पैक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ये थे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न क्या होता है, कैसा होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट, बाय कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन words, explain with examples. What do you mean by content, words and function words, explain with an example. दूसरे पूछने का तरीका है क्वेश्चन नंबर 2 को, write the importance of listening and speaking in acquiring proficiency in English. Write the importance of listening and speaking in acquiring proficiency in English. नेक्स्ट इसी तरीके से और भी तरीके हैं पूछने के क्वेश्चन। What are the difference? What are the different resources you use for teaching English language in your context? What are the different sources you use for teaching इंग्लिश लैंग्वेज इन योर कॉन्टेक्स्ट। या और दूसरी तरीके से भी पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से सुनिएगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन प्रिपेयरिंग टू टेस्ट द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ योर लर्नर्स। डिस्कस द इम्पोर्टेंट पैरामीटर, डिस्कस द इम्पोर्टेंट पैरामीटर to be kept in mind when preparing to test the speaking ability of your learners. ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के पूछे जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या क्या तरीके से एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिसाइट अ पोएम। What steps would you take to recite a poem? या दूसरे अर्थों में describe the objectives you would use for teaching sound discrimination to your learners. Describe the activities you would use for teaching sound discrimination to your learners. या दूसरे तरीके से फिर से इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, विच वन इज़ मोर यूजफुल, विच वन इज़ मोर यूजफुल, ट्रेडिशनल ग्रामर और ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाई। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, which one is more useful, traditional grammar or grammar in context and why. Next question है कि how English has become an associate official language in India right in the light of Constitution of India. How English has become an associate official language in India right in the light of the Constitution of India. ये थे क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे तरीके एक तरह के क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको घुमा करके पूछा जाता है। पूछना होता है एक बातों को कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, इसी पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक प्रश्न को कई तरीके से घुमा करके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करता है डिफाइन सेंटेंस, वाक्य को आप डिफाइन करें। एक्सप्लेन इट्स 4 टाइप्स विथ एग्जाम्पल्स। डिफाइन सेंटेंस, एक्सप्लेन इट्स 4 टाइप्स
with examples। या दूसरे अर्थों में, what are the 3 areas of knowledge that spoken language involves? What are the 3 areas of language that spoken language involves? अन्य तरीके से भी घुमा करके पूछा जाता है, उसे आप देखिएगा। What do you mean by extensive and intensive reading? What do you mean by extensive and intensive reading? Extensive और intensive reading के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। What do you mean by extensive reading and intensive reading? या दूसरे सेंस में फिर इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है? You are Amardeep, the activities coordinator of DIET Sonpur. Your college has decided to organize a cleanliness drive in college. Write a notice on it. अर्थात यह हुआ कि आपके स्किल को चेक किया जा रहा है कि आप अपनी बातों को कितने अच्छे ढंग से रख सकते हैं। इसी के तहत एक अमरदीप नाम का लड़का है जिसे यह जिम्मेवारी दी गई है, जो कोऑर्डिनेटर है डाइट सोनपुर में, और उसके कॉलेज में स्वच्छता पर एक कार्यक्रम रखा गया है, और इस स्वच्छता पर होने वाले कार्यक्रम को आप एक नोटिस के द्वारा अपने कॉलेज में कैसे दर्शाएंगे, इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द inferiors and critical reading। डिफरेंस बिटवीन inferiors and critical readings क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट, इसी को कैसे घुमा करके पूछा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल वर्ड्स? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल वर्ड्स? दूसरे सेंस में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। डिफाइन होमोफोन्स, डिफाइन होमोफोन्स, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। होमोफोन्स उन शब्दों को कहा जाता है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो इन तरह के वर्डों को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। तो आपको कुछ दिए गए जैसे न्यू, सन, डियर, देयर एंड फेयर। अब यहाँ पर न्यू, NEW, न्यू लिखा है। न्यू का मतलब होता है नया। अब इसको सुनने के अर्थ में एक हो गया न्यू। आप दूसरे सेंस में लिख सकते हैं नो का पास्ट टेंस भी न्यू होता है, KNEW, न्यू। उसका मतलब होता है जाना, और NEW का मतलब होता है नया। SUN, सन, सन का मतलब होता है सूरज। इसके मिलते जुलते शब्द होते हैं SON, सन, सन मतलब बेटा। तो यही आपको यहाँ दिखाना है। उसी तरह डियर, DEAR, डियर, डियर मतलब होता है हरिण, और इसी से मिलता जुलता इस डियर का मतलब होता है प्रिय, और एक दूसरा डियर होता है DEER, डियर, डियर मतलब होता है हरिण। उसी तरीके से यहाँ है देयर, THERE, देयर, देयर का मतलब हो गया वहाँ, और इसके मिलते जुलते शब्द हो जाते हैं THEIR, देयर, देयर मतलब उन लोगों का। इसी तरीके से होता है यहाँ पर FAIR, फेयर, फेयर मतलब शुद्ध, साफ, स्वच्छ को कहा जाता है, और इसी को दूसरे सेंस में कहते हैं FARE, फेयर, फेयर मतलब किराया। तो इस प्रकार से आपको जो होमोफोन्स है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु लिखे जाने वाले जो दूसरे शब्द होते हैं उसको उस सेंस में लिखना होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है। और दूसरे सेंस में भी इस क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा डिफाइन स्ट्रेस एंड रिदम्स। डिफाइन स्ट्रेस एंड रिदम्स इन योर ओन वर्ड्स। दूसरे अपने शब्दों में आपको स्ट्रेस और रिदम्स के बारे में क्या जानकारी है, इसके बारे में आपको लिखना है। डिफाइन स्ट्रेस एंड रिदम्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में आपको स्ट्रेस एंड रिदम के बारे में लिखना है। इस प्रकार आपका सेक्शन ए पूरा होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेक्शन बी में क्या है। तो सेक्शन बी में आपको बताया था मैंने ऊपर शुरू में, फिर बता देता हूँ। सेक्शन बी लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6 और 7। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यह प्रश्नों के उत्तर जो होंगे 200 से 250 शब्दों के बीच होते हैं, तो इसलिए इन्हें लॉन्ग टाइप आंसर कहा जाता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। सेक्शन ए में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न, एक प्रश्न 5 नंबर के थे। इसमें जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, 2 में से किसी एक का उत्तर देना है, और यह प्रश्न का जो आंसर होगा वह 10 नंबर का होगा। चलिए प्रश्न है आगे। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज
you will use to develop the writing skill in the students at elementary level. फिर से रिपीट करता हूँ, what are the strategies you will use to develop the writing skill in the student at elementary level. कहने का अर्थ हुआ कि प्रारंभिक स्तर के जो छात्र छात्रा हैं उनके अंदर आप कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कौन से तौर तरीका नियम बनाएंगे जिससे उनके अंदर राइटिंग स्किल को डेवलप किया जा सके, विशेष करके इंग्लिश में। तो प्रारंभिक स्तर के छात्र छात्राओं के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए आप कौन से स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसी बात पर चर्चा हो रही है। या व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट द टीचर्स कैन यूज टू मेक ग्रामर इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स डिस्कसिंग गिविंग 2 एग्जाम्पल्स। या दूसरे सेंस में कहा गया है कि एक टीचर को कौन से स्ट्रेटजी बनाने चाहिए जिससे कि वह उनके क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके लिए ग्रामर बड़ा इंटरेस्टिंग हो सके और यूज़फुल भी हो सके, जिससे कि बच्चे अंग्रेजी और ग्रामर को सीखने में इंटरेस्ट लेकर के उस कार्य को कर सके। साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल भी आपको देने हैं कि कैसे हमें इसका प्रयोग करना है। चलिए, अब इस यूनिट का आखिरी प्रश्न है, वह है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स जो लिखे जाते हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको टच करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। वह कहता है कि articulations of the sound system, articulations of sound system. B है the advantage of grammar games, the advantage of grammar games. C है storytelling, C है storytelling. D कहता है feature of a language textbook, feature of a language textbook. ई कहता है एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स में डिफरेंस आपको बताने हैं। ई है एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स में अंतर बताने हैं। एफ कहता है लिसनिंग एंड हियरिंग में अंतर बताने हैं, लिसनिंग एंड हियरिंग में अंतर बताना है। जी कहता है नोशन ऑफ करेक्शंस वर्सेस नोशन ऑफ एप्रोप्रिएटनेस। फिर से रिपीट करता हूँ जी नंबर पॉइंट्स को, नोशन ऑफ करेक्टनेस वर्सेस नोशन ऑफ एप्रोप्रिएटनेस। और आखिरी है एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग के बारे में आपको बताना है, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। ये थे आपके शॉर्ट नोट्स के पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 7 प्रश्न दिए गए हैं आप इनको अच्छे से समझ करके इसकी तैयारी करें, जिससे कि परीक्षा में आपका यह पेपर निश्चित रूप से अच्छा जा सके। चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूं कि यह जो पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है सामान्यतः थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस पेपर में फेल कर जाते हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी सलाह दिए हैं, आपको सुझाव दिए हैं, मशवरे दिए हैं और यहाँ पर मुख्य प्रश्न दिए हैं, आप उसको अच्छे से करेंगे, अन्यथा आपका पेपर लटक सकता है, आपका पेपर रुक सकता है, आपके नंबर, आपके परसेंटेज कम हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देते हुए अंग्रेजी के पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या को रखें, मैं निश्चित रूप से उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए, प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश के बाद शिक्षण शास्त्र, अब हिंदी में हम लोग चलते हैं। हिंदी का शिक्षा शास्त्र क्या कहता है? इसे हम F8 के नाम से जानते हैं, इसे हम F8 के नाम से जानते हैं। और यह जो हमारा पेपर है यह भी सेम तरीके से मैंने जैसा कि बताया F5 से लेकर के F12 तक सभी पेपर 35 नंबर के हैं, 15 नंबर असाइनमेंट के हैं और कुल मिलाकर 50 नंबर के आपके पेपर होते हैं। समय 2 घंटा है। इसे भी खंड 2 में रखा गया है, खंड ए और खंड बी। खंड ए में आप देखिए प्रश्नों की संख्या 5 है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5-5 अंक अर्थात 25 नंबर के पेपर होंगे खंड ए में, तथा उत्तर जो लिखी जाएगी उसके लिए 75 से 100 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रश्न कह रहा है वह यह है, नंबर 1 प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार से, हिंदी भाषा शिक्षण में महत्व के बारे में चर्चा करें। हिंदी भाषा शिक्षण में महत्व के बारे में चर्चा करें। उसको दूसरे सेंस में पूछा जाता है, हिंदी शिक्षण में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। रिपीट करता हूँ,
हिंदी शिक्षण में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। या दूसरे सेंस में फिर इस प्रश्न को कैसे पूछा जाता है, प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी की पाठ्यचर्या पर प्रकाश डालें। प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी की पाठ्यचर्या पर प्रकाश डालें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि यदि आपको अपने विषय मजबूत करने हैं, परीक्षा अच्छे से जाए, इसकी तैयारी यदि करनी है तो वीडियो को स्किप करते हुए ना भागेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को स्किप करते भागते हैं, तो उसमें आपका नुकसान है, आपको परेशानी होगी। बाद बाकी आपकी इच्छा, जैसे हो वैसे आप देखें करें, लेकिन बेहतरीन यही होगा कि एक एक बिंदु को ध्यान से समझते हुए चलें, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। केवल क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि क्वेश्चन के साथ दिए जाने वाले निर्देश और सलाह भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कृपया वीडियो को स्किप करते हुए ना बढ़ें और वीडियो को साथ में आराम आराम से देखते हुए चलें, जिसका लाभ आपको परीक्षा में मिलेगा। प्रश्न संख्या 2 कहा जाता है, भाषा सीखने के संकेतकों की चर्चा करें। भाषा सीखने के संकेतकों की चर्चा करें। या दूसरे सेंस में कहा गया है कि पठन या वाचन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। पठन या वाचन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। प्रश्न इसी को दूसरे ढंग से पूछा गया है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षण में इसका क्या महत्व है? पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान है? फिर से रिपीट करता हूँ, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षण में इसका क्या महत्व है? पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान है? या दूसरे अर्थ में इस प्रश्न को घुमाकर पुनः ऐसे पूछा जाता है कि मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित करते हुए बताइए कि हिंदी ही शिक्षा का माध्यम क्यों है? मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित करते हुए बताइए कि हिंदी ही शिक्षा का माध्यम क्यों है। अर्थात हिंदी के अलावा दूसरे शब्द भाषा को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित करते हुए बताएं कि हिंदी ही शिक्षा का माध्यम क्यों है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, यह है कि बाल साहित्य क्या है? बाल साहित्य क्या है? पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य किस प्रकार भूमिका निभाती है? बाल साहित्य क्या है? पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य किस प्रकार भूमिका निभाती है? या दूसरे ढंग से पूछा जाता है, हिंदी भाषा शिक्षण में क्षेत्रीय बोलियों की भूमिका की चर्चा करें। बच्चों की मातृभाषा को विद्यालय में क्यों स्थान दिया जाना आवश्यक है? हिंदी भाषा शिक्षण में क्षेत्रीय बोलियों की भूमिका की चर्चा करें। बच्चों की मातृभाषा को विद्यालय में क्यों स्थान दिया जाना आवश्यक है? अर्थात मातृभाषा में हमें बच्चों को शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, यही बात यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी को क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे घुमा करके पूछता है, बच्चों के लिए लिखी गई कहानी की विशेषताओं का उल्लेख करें। बच्चों के लिए लिखी गई कहानी की विशेषताओं का उल्लेख करें। या दूसरे सेंस में कहा गया है कि हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के लिए लिखी गई कहानी की विशेषताओं का उल्लेख करें। हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन उद्देश्यों का ध्यान हमें रखना चाहिए। चलिए, ये थे प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है? प्रश्न 4 कहता है कि भारत एक बहुभाषिक देश है। भारत बहुभाषिक देश है। बहुभाषिक मतलब जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक बहुभाषिक देश है। व्याख्या करें, पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है? पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की चर्चा करें। प्राथमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की चर्चा करें। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी उठा करके घुमा करके पूछा गया है, कविता शिक्षण में वाचन की भूमिका पर प्रकाश डालें। कविता शिक्षण में वाचन की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्राथमिक स्तर के बच्चों में सुनने और बोलने की क्षमता के विकास में कविता एवं कहानी की भूमिका को बताएं। कविता शिक्षण में वाचन की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्राथमिक स्तर के बच्चों में सुनने और बोलने की क्षमता के विकास में कविता
एवं कहानी की भूमिका को स्पष्ट करें, बताएं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, विभिन्न भाषाई क्षमताओं के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। विभिन्न भाषाई क्षमताओं के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। या दूसरे सेंस में, सुनना अर्थात श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। सुनना या श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। और दूसरे सेंस में, और यह क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछता है कि बोलने से आप क्या समझते हैं। बोलने से आप क्या समझते हैं। हिंदी शिक्षण में हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है, इसको वर्णन करें। बोलने से आप क्या समझते हैं, हिंदी शिक्षण में हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है, इसे वर्णन करें। बोलने से आप क्या समझते हैं, हिंदी शिक्षण में हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है, इसे वर्णन करें। ये थे प्रश्न खंड क के प्रश्न संख्या 5 तक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खंड ख में, जहाँ पर प्रश्न संख्या 6 और 7 दो प्रश्न होंगे। उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न का उत्तर 10 अंकों का होगा, अर्थात ऊपर में आपने 25 नंबर के लिए प्रश्न लिखे हैं और यह 10 नंबर का प्रश्न होगा। 10 अंक मिलेंगे और एक प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, जिसमें शब्दों की संख्या 200 से 250 शब्दों के बीच में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। या फिर बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व की चर्चा करें। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व की चर्चा करें। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दो तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जिसे अब टिप्पणी के रूप में आपसे पूछा गया है, इसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है टिप्पणी के रूप में। क कहता है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में क्या संबंध है, उसे बताइए। ख कहता है कि भाषा शिक्षण में बाल साहित्य की भूमिका क्या है। भाषा शिक्षण में बाल साहित्य की क्या भूमिका है। ग कहता है पढ़ने के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। घ कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हिंदी का स्वरूप क्या होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हिंदी का स्वरूप क्या है। अंग है कि हिंदी भाषा की विशेषता क्या है। हिंदी भाषा की विशेषता क्या है। च कहता है कि किसी पाठ्य पुस्तक के गुण को बताएं। हिंदी पाठ्य पुस्तक के गुण को बताएं। छ कहता है हिंदी भाषा के विकास में नाटक की क्या भूमिका है। हिंदी भाषा के विकास में नाटक की क्या भूमिका है। ज कहता है हिंदी शिक्षण में बिहार की प्रमुख बोलियों का योगदान बताएं। हिंदी शिक्षण में बिहार की प्रमुख बोलियों का योगदान बताएं। और इस प्रकार आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र का यह पेपर पूरा होता है। हमने जैसा आपसे बताया इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। अब हम लोग मैथमेटिक्स के पेपर पर ध्यान देते हैं कि उसमें जो हमारे पास कौन कौन से हिंदी के बाद अब मैथमेटिक्स जब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं, तो इसमें भी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यह भी पेपर आपके 35 नंबर के हैं, 15 नंबर असाइनमेंट में है। कुल मिलाकर के 2 खंडों का यह पेपर है। खंड क या खंड ए में हम लोग 25 नंबर के क्वेश्चन लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। गिनती की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। एवं गणित सीखने में गतिविधि के महत्व को समझाएं। फिर से रिपीट करता हूं, बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। गणित सीखने में गतिविधि के महत्व को समझाएं। अथवा दूसरे ढंग में इसको कहा गया है कि गणित सीखने में गतिविधियों के महत्व को समझाएं। गणित सीखने में गतिविधियों के महत्व को समझाएं। मापन से आप क्या समझते हैं, इसे भी समझाएं। मापन से आप क्या समझते हैं, इसे भी समझाएं। दूसरे सेंस में है गणित सीखने सिखाने में बच्चों के अनुभव को महत्व दिया जाना आवश्यक है, क्यों, उदाहरण के द्वारा बताएं। गणित सीखने सिखाने में बच्चों के अनुभव को महत्व दिया जाना आवश्यक है,
क्यों, इसे उदाहरण के द्वारा समझाएं। या फिर इसी प्रश्न को अन्य ढंग से आपको घुमा करके पूछा जाता है, जो इस प्रकार से है। आप देखेंगे कि गणित एक कठिन विषय है, हाँ अथवा नहीं। यदि आप हाँ के साथ है तो कारण बताएं, और न के साथ है तो कारण बताएं उदाहरण के साथ। प्रश्न संख्या 2 कहता है, गणित हमारे चारों ओर है पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। गणित हमारे चारों तरफ है पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। अर्थात आप एक छात्र होने के नाते इसे बताएं कि गणित हमारे चारों तरफ किस प्रकार मौजूद है। अपनी कक्षा में भाग करने की समझ का विकास किस प्रकार करेंगे। अर्थात संख्या को जो विभाजित करना होता है, भाग देना होता है, इसे आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, इसके बारे में आपको बताना है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। या अथवा हमारी संख्या प्रणाली में स्थानीय मान की अवधारणा किस रूप से मददगार है, इसे भी स्पष्ट करना है। फिर से सुनिएगा, हमारी संख्या प्रणाली में स्थानीय मान की अवधारणा किस रूप में मददगार है, इसे स्पष्ट करें। अन्य सेंस में फिर इस प्रश्न को घुमा करके पूछता है, शून्य की अवधारणा विकसित करने हेतु किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। शून्य की अवधारणा, फिर से ध्यान दीजिएगा, शून्य की अवधारणा की बात हो रही है, विकसित करने हेतु किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। नेक्स्ट तरीका है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग कक्षा में आयतन। वर्ग कक्षा में अर्थात क्लास में आयतन के बारे में आप वॉल्यूम डेंसिटी निकालने के लिए बच्चों को कैसे बताएंगे। तो वर्ग कक्षा में आयतन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किस गतिविधि का आप चर्चा करेंगे, इस पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 कहता है, गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं। गणितीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करें। इसी में प्रश्न है, गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए एक प्रत्यय मैपिंग तैयार करें। गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए एक प्रत्यय मैपिंग तैयार करें। अथवा क्या आपको लगता है कि बच्चे कभी विद्यालय नहीं गए, उनमें भी गणित की बुनियादी समझ होती है। तार्किक उदाहरण से स्पष्ट करें। अर्थात यह हुआ कि बच्चे स्कूल जाएं या नहीं जाएं। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं किसी कारणवश स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी क्या गणित का जो ज्ञान है वह उपलब्ध होता है, मौजूद होता है, बुनियादी ज्ञान उसके पास होता है। यदि हाँ तो उदाहरण के द्वारा बताएं। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में आंकड़ा संग्रहण एवं इसके उपयोग को स्पष्ट करें। मध्याह्न भोजन जो तैयार होता है स्कूल में, कैसे हम उसको आंकड़ों के द्वारा दर्शाते हैं। बच्चों की संख्या को प्रयुक्त होने वाले जो उसमें मटेरियल हैं, पदार्थ हैं खिचड़ी बनाने के लिए या मध्याह्न भोजन के लिए, उसको हम कैसे दर्शाते हैं, उसमें गणित कैसे उपयोगी है, इसे आपको दर्शाना है। प्रश्न संख्या 4 है कि गणित में मिथक को उदाहरण द्वारा समझाएं। बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आए, इसके लिए आप क्या करेंगे। गणित में मिथक को उदाहरण द्वारा समझाएं, बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आए, इसके लिए आप क्या करेंगे। अथवा विद्यार्थियों के अनुभव का उपयोग गणित सिखाने की प्रक्रिया में आप कैसे करेंगे। विद्यार्थियों के अनुभव का उपयोग गणित सिखाने की प्रक्रिया में आप कैसे करेंगे, इसका वर्णन करना है। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, इस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करें। अथवा प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन की अवधारणा कैसे विकसित करेंगे, इस पर आपको वर्णन करना है। प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन की अवधारणा आप कैसे विकसित करेंगे, इसका वर्णन करना है। यह आपका खंड ए का प्रश्न पूरा होता है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न के उत्तर 5-5 अंक अर्थात 25 अंक के प्रश्न हो गए। खंड बी में एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। यह दीर्घ उत्तरीय कॉलम है, इसमें आपको एक प्रश्न के उत्तर 200 से 250 शब्दों के बीच में देना है और एक प्रश्न का उत्तर 10 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। आप कक्षा में कौन कौन सी गतिविधि कराएंगे जिससे बच्चों को संख्या निर्माण को सीखने में आसानी होगी। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण की सीखने वाले हैं। आप कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियों को करेंगे कि बच्चों को
अंक एवं संख्या निर्माण सीखने में आसानी होगी। ये थे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7 में आपको टिप्पणी लिखना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख लें कि कौन कौन से आप टॉपिक को तैयार करके जाएं, जिससे कि परीक्षा में आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि शून्य की अवधारणा को बताएं। शून्य की अवधारणा को बताएं। ख है माप के लिए मानक एवं अमानक इकाई क्या है। माप के लिए मानक एवं अमानक इकाई क्या है। ग है कि आंकड़ा प्रस्तुतिकरण क्या है। घ है खेल खेल में गणित सीखना। अंग है गणित में अनुमान का महत्व। च है दैनिक जीवन में गणित। फिर से रिपीट करता हूँ। क कहता है शून्य की अवधारणा। ख कहता है माप के लिए मापक एवं अमापक इकाएं। ग कहता है आंकड़ा प्रस्तुतिकरण। घ कहता है खेल खेल में गणित सीखना। अंग कहता है गणित में अनुमान का महत्व। और च कहता है दैनिक जीवन में गणित। तो हमारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों और प्रशिक्षुओं जिन्होंने अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में, इस एपिसोड में आखिरी तक ध्यान दिया, उनको यही सलाह है कि आप इन प्रश्नों को, जो कि शिक्षा शास्त्र का इंग्लिश, हिंदी और मैथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और इसमें निश्चित रूप से बच्चे लटकते हैं, फेल करते हैं या बहुत कम नंबर आते हैं। तो आपसे आग्रह, अनुरोध है कि सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, अन्यथा आपके साथ भी यह परेशानी हो सकती है कि आपका पेपर लटक जाए, फिर आप परेशान होंगे और आपकी पढ़ाई बाधित होगी, आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो आपसे आग्रह है कि इस सभी दिए गए मुख्य प्रश्नों को ध्यान से देखें, समझें और इस पर विचार करें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा और हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ अगले एपिसोड में हमारी आपकी मुलाकात होगी मुख्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें तथा देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।